क्या आप टीआईआर एंड ऑप्टिकल फाइबर लेके स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप टीआईआर एंड ऑप्टिकल फाइबर के क्वेश्चंस पे आप फंसे जा रहे हैं? क्या आप टीआईआर एंड ऑप्टिकल फाइबर के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होते जा रहे हैं? तो ये लेसन आपके लिए है। तो वेलकम टू अ रेस्क्यू मिशन। तो इस रेस्क्यू मिशन का 11 नंबर क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टीआईआर एंड ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिक्स का एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये टीआईआर मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जैसे पीवाईक्यू में आया हुआ है, और एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करेंगे। एंड देन ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर का कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे होता है। कि बहुत सारे बच्चे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में समझ में उनको पता ही नहीं चलता है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, या फिर उसका क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जाता है, या बहुत जगह पे ऑप्टिकल फाइबर के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो ये लेसन आप पूरा एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा टीआईआर एंड ऑप्टिकल फाइबर। अभी आने वाले समय पे कभी भी आप दोबारा नहीं फंसने वाले, दोबारा स्ट्रगल नहीं करेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इस ऑप्टिक्स में, रो ऑप्टिक्स में कितना क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, क्या आ रहा होता है, क्या ट्रेंड रहा है, वो हम लोग 2021 से लेकर 2025 तक हम लोग देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एनालिसिस है उसमें देखेंगे 2021 पे क्या हो रहा था। देखिए यहाँ पे आपको 2021 में 4 क्वेश्चन आ रहा था, एवरेज आपको इतना है। 2022 में आपका 5 क्वेश्चन, एवरेज इतना है। दैट मींस 2022 में 2 पेपर हुई थी, इसीलिए 2023 में भी 2 पेपर हुई थी, इसके वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं 7 क्वेश्चन इसमें आया था, लेकिन एवरेज कितना आ रहा है, 3.5 हो रहा है। सो 2024 पे जो 3 पेपर, एक्चुअली 2 पेपर हुआ था तो 3 क्वेश्चन आया, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू इतना हो रहा है। ठीक है जी। अब ये वाला पार्ट देखिए, 2025 में आपको 2 सवाल इसमें आपको आ रहा था जो रे ऑप्टिक्स है। सिर्फ रे ऑप्टिक्स का बात कर रहा हूं मैं, वेव ऑप्टिक्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा। सो इस सारे के सारे रे ऑप्टिक्स की बात चल रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑन एन एवरेज अगर हम देखें मोटे तौर पे तो 2 क्वेश्चंस आपको इस रे ऑप्टिक्स के मिलने वाला है ऑन एन एवरेज, बट 3 क्वेश्चंस आपको रहता है जनरली। तो ये आप देख लीजिए, फिर वेव ऑप्टिक्स तो बचा हुआ रहेगा, तो उसमें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए ये हो गया आपका एनालिसिस, और आगे का बात हम लोग करते हैं, शुरुआत करेंगे टीआईआर। ठीक है जी, चलिए। सो यहाँ पे देखिए टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन जो होता है वो क्या होना चाहिए, आपका जो रे जो है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। क्यों सर डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाना चाहिए? बिकॉज यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में बॉडी रे चलेगी, इंसिडेंट रे ऐसे निकलेगी, तो उस इंटरफेस में रेयरर मीडियम में हमेशा हम लोग जानते हैं नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे भागता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट रे को गिराया तो ये हमारे लिए नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया आपके लिए कितना, जो भी है आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई, और ये ऐसे जाता है। ठीक है जी, ये आर हो गया, ये रिफ्रैक्टेड है क्योंकि ये रेयरर मीडियम है तो दूर भागने वाला है। लेकिन अगर आप इंसिडेंट जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इंक्रीज कराते जाते हो, क्या कराते जाते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इंक्रीज कराते जा रहे हो। जैसे ये मान लेते हैं ये आई की जगह पे हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, तो ऐसे इंक्रीज कराते 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 ऐसा समय आएगा जिस पर्टिकुलर आई की जगह पे हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री में हो जाता है। जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उस कंडीशन पे हम लोग इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और इसी फेनोमेना, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो कहानी हो रहा है ये शुरुआत यहीं पे हो जाता है, ये बैंड हो जाता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब अगर मैं उससे थीटा सी से थोड़ा सा ज्यादा, सपोज आपके क्रिटिकल एंगल आप वैल्यू हो गया 45, तो हम 45.001 पे अगर कर देंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम पे वापस आने वाला है। दैट मींस आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको टीआईआर हो गया है तो इस कंडीशन पे अगर ये थीटा सी से ज्यादा मैं इसको पूरे चेक कर रहा हूं, थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो ये रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आ जाएगा, और ये आई यहाँ पे जितना भी होगा आर का वैल्यू जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका भी एंगल उतना ही होने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या समझ में आया कि हमारा सबसे पहले टीआईआर होने के लिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होनी चाहिए, रे डेंसर से रेयर को जाना चाहिए। अब रेयर पे जाने के बाद क्या होता है, ये ज्यादा बैंड होता है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, जिसके वजह से हम अगर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते जाते एक ऐसे पर्टिकुलर एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर आप क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू वही रखते हैं, तो उस कंडीशन पे जो रे है वो बाहर नहीं जाने वाला है, तो सीधा अगेन रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आ जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया कहानी क्या होता है? जी हाँ। अब ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसमें हमने देखा है ये क्रिटिकल एंगल हो गया। ठीक है जी, तो थीटा सी का वैल्यू हमने देखा, ये क्रिटिकल एंगल। ठीक है जी। अब यहां पे क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल आपने देखा, उसके साथ साथ हमें कुछ और भी चीजें देखना है।
हमारे पास ये डेंसर मीडियम होता है जिसका हम लोग बोल सकते हैं μ1 या फिर μ2 बोले, ये हो रहा हो जाएगा μ2, ठीक है जी। तो जहां से रे निकलते हुए जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उस मीडियम को हम लोग बोलेंगे μ1, और जहां पे रे जाती है उसको हम लोग बोलेंगे μ2। नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं इसमें, μ1 डेंसर मीडियम का हो गया μ1 sin थीटा सी, इसको थीटा सी लिख देते क्रिटिकल एंगल, और उसके बाद ये जो एंगल बन रहा होता है μ2 sin 90। सो इस कंडीशन पे हम लिख सकते हैं, ये वाला तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं sin थीटा सी इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1। करेक्ट है, हाँ जी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया आपके क्रिटिकल एंगल का। इसके ऊपर नीट काफी बार सवाल पूछ चुका है बेटा, यहाँ पे आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, नीट ऑलरेडी इसके ऊपर काफी बार सवाल पूछ चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, नीट यहाँ पे μ2 का वैल्यू मींस वो जो रेयर मीडियम है उसका वैल्यू कौन सा ले रहा है, 1 ले रहा होता है, मींस एयर ले रहा होता है। बट अपन यहाँ पे जनरलिस्ट कंडीशन यहाँ पे पढ़ने वाला है, क्या हो गया ये वाला वैल्यू, ठीक है जी। तो अगर नीट वाले जो यहाँ पे पूछा गया है, नीट से पूछा गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/μ। अब 1 जो है वो अब बोल सकते हैं रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और म्यू जो है वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कहानी खत्म। नीट इसके ऊपर काफी बार सवाल पूछ चुका है, पीवाईक्यू जाके आप देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए होगा एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन? डेविएशन मींस एक्चुअली जिधर जाना चाहिए तो उधर ना जाके कहीं और चले जा रहा है, मतलब आप इस तरफ जाना चाहते हैं, डेविएट होकर इधर चले गए, तो ये जो है उसी चीज को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। जैसे कि आप नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है, आपका इधर उधर फलाना चीजें जिनका जो भी आप सोच रहे होते हैं, उसके बाद आप डेविएट हो गए, नीट इधर था अब इधर चले गए, तो ये डेविएशन का बात चल रहा है, और यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस रे का जो रिफ्रैक्टेड रे होगा उसको कितना डेविएट किया गया, वो कितना डेविएट किया गया है इंसिडेंट रे से, तो उसी एंगल को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ध्यान से सोचिए, अगर मैं बोलूं यहाँ पे मेरे पास रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है जी। सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं बोलूं कि ये TIR हो रहा है, मींस पहले कंडीशन पे अपन 90 अगर दिखाया जा रहा है, सो ये 90 है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई ये हो गया उसका एंगल। तो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई हो जाएगा, सो ये इधर जाना चाहिए था, डेविएट ऐसे हो गया, तो ये होता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन। सो अपन यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो ये जब क्रिटिकल कंडीशन बोला जा रहा है तो उस कंडीशन का बात होता है। लेकिन अगर अपन बोले कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही गया है, सो लाइक दिस, तो ये ऐसे होता है, ठीक है जी। ये हो गया आपके लिए थीटा सी, या उससे ज्यादा हो रहा है, मींस अगर यहाँ पे थीटा सी भी लेते हैं तो इस कंडीशन पे ये ऐसा बोल भी सकते हैं 90, फिर यहाँ पे ऐसे भी बोल जाएंगे। तो ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे लिख लेते आई, और ये ऐसे चला गया। सो आपको जाना इधर चाहिए था, ये जा इधर रहा है, दैट मींस आप लिख सकते हैं पाई माइनस 2 आई। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो ये चीज आपके दिमाग में रखना है, बिल्कुल आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पे देख लीजिए, तो थीटा सी के जो वैल्यू है, उस थीटा सी के कंडीशन पे दो कहानी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। जस्ट थीटा सी पे 90 डिग्री, थीटा से थोड़ा सा भी ज्यादा, तो सीधी बात है ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा होता है। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एरिया ऑफ ब्राइट पैच। एरिया ऑफ ब्राइट पैच क्या होता है? सो अपन अभी अब देखने वाले हैं एरिया ऑफ ब्राइट पैच। इसका मतलब मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने क्या करा, पानी जो है यहाँ पे पॉन्ड वगैरह होता है, लेक में चले गए। उस लेक में जाने के बाद आप लेक के अंदर इस सरफेस से डेप्थ में चले गए, और वहां पे अपने एक पॉइंट सोर्स को रखे, तो ऑब्वियसली पॉइंट सोर्स से ये स्फेरिकली निकलेगा। जब पॉइंट सोर्स से ऐसे स्फेरिकली निकलेगा तो उस कंडीशन पे ऐसे लाइट बाहर आएंगे, तो रे ऐसे बाहर आया आया आया। लेकिन ऐसा कुछ एक जगह पे होगा जहां पे क्रिटिकल एंगल हो जाते हैं, तो 90 डिग्री में चला जाएगा, और उससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो वो वैल्यू क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास वही ब्राइट पैच है, यहाँ पे आपने एयर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे वाटर समझ सकते हैं कि नहीं। सो इस कंडीशन पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेप्थ में मैंने एक पॉइंट सोर्स को रख दिया, दिस इज एस। तो इससे रे ऐसे बाहर निकला, तो ऐसे गया, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां से ऐसे गया तो ऐसे निकल गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गया, मैं क्या कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल का कहानी हो रहा है, यहाँ पे थीटा सी हो रहा है, तो यहाँ से ये 90 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये 90 डिग्री में ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा एंगल बढ़ा देते हैं, तो यहां से सोचिए ऐसे थोड़ा सा हमने बढ़ा के देखा तो ये बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर कोई बाहर से रे को देख रहा होता है तो इसका लिमिट यहां से यहां तक होगा, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा लिमिट हो जाएगा। सो दिस एरिया ऑफ पैच मुझे चाहिए, मीन्स आपको दिखेगा उस पानी में एक पूरा सा सर्कल टाइप का कुछ चीजें दिख रहा है, जिसको हम लोग ब्राइट पैच बोल रहे होते हैं।
उस वाइड पैच का यहाँ पे मुझे एरिया या रेडियस मुझे चाहिए होता है। सो मैं धड़ से इसको निकाल लूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मेरे को एक चीज पता हो गया कि मैक्सिमम यहां से यहां तक जाना है इसको, ये होता है उसका रेडियस। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं सो दिस एंगल इज थीटा सी, तो ये एंगल ऑब्वियसली थीटा सी हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है? इसको स्पष्ट तरीके से दोबारा डायग्राम बनाता हूं। देखिए, ये हो गया आपके लिए, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। सो ये एंगल जो था वो थीटा सी था बिल्कुल। सो एंगल भी थीटा सी ही हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। सर हमें ये डेप्थ पता होता है, बिल्कुल सवालों में डेप्थ पता होता है। सो आपने डेप्थ पता कर लिया, यहाँ से आपको एरिया का वैल्यू क्या होगा, ये रेडियस निकाल लेंगे तो कहानी समझ में आ जाएगा। सो ये कौन टेक्सचर सर दिख रहा है, बट मुझे वो सर्कुलर पार्ट का ही मुझे एरिया चाहिए होगा बेटा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। तो ये आर का वैल्यू निकालने के लिए मैं एक ट्राइंगल जैसा इसको समझ सकता हूँ। आपको लग रहा होगा कि क्या सर इतना लंबा कर रहा है, नहीं मैं तुमको समझाने के लिए, पूरा चीज समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, बट एक सिंपल सा चीजें है वही आपको समझ में आना है। यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे थीटा सी, बिल्कुल सही बात है। सो अब जरा देखो, tan थीटा सी इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सो आर डिवाइडेड बाय दिस वन। दैट मींस आर का जो वैल्यू है वो क्या लिख रहे हो? h tan थीटा। भाई साहब तुम्हें रेडियस मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको रेडियस मिल गया। अब रेडियस मिलते ही आप एरिया निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं, जो पूछेगा वो ऐसे ही निकाल लोगे तुम। सो अब यहाँ पे एरिया निकालते हैं, ठीक है जी। एरिया ऑफ पैच अगर पूछे तो एरिया का वैल्यू पाई आर का स्क्वायर, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो यहाँ पे आप लगाइए इसको, इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, किसका वैल्यू? इसमें एरिया यहाँ पे h डिवाइड बाई tan थीटा सी का स्क्वायर। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया है सर, मजा आ गया बस, और क्या। सो दिस इज द एरिया, निकाल लो, हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक पीवाईक्यू करने वाले हैं, और पीवाईक्यू देख के ना मजा आ जाएगा, आपको मैं बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा अलग लेवल का है, बहुत ही सिंपल सवाल नहीं है, जैसे थीटा सी का वैल्यू सिंपली पूछा वो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, उसको हम देखेंगे, मजा आने वाला है आपको। देखिएगा थोड़ा सा अलग है। नी 23 में पूछा गया है, बढ़िया सवाल था ये। सो लाइट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x इन t1 टाइम। मींस आप यहाँ पे बोल सकते हैं एक लाइट जो है वो x डिस्टेंस कवर कर रहा है t1 टाइम पे, एंड tan x इन t2 टाइम, बिल्कुल सही, इन अनदर डेंसर मीडियम। बिल्कुल सही बात, समझ में आ रहा है क्या? सो ये अनदर डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम का है, और ये आप बोल सकते हैं रेयर मीडियम का है। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस मीडियम? सो आप बोल सकते हैं ये वाला हो गया आपके लिए डेंसर मीडियम है, ठीक है जी। ये को हम बोल सकते हैं μ2, इसको हम लोग बोल लेते हैं μ1, या फिर μ1 μ2 जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो गया आपके रेयर मीडियम, ये हो गया आपके लिए डेंसर मीडियम। अब जरा देखिए यहाँ पे मुझे म्यू क्यों चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पीड बोला, पहले वाला मीडियम जो है वहां पे हम बोल लेते हैं ये वाला। तो इसमें स्पीड हो जाएगा x डिवाइडेड बाई t1, और इसका वैल्यू हम लोग c डिवाइडेड बाई μ1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यार? कैसे सर? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम का वैल्यू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया सर। सो अब यहाँ पे लिख सकते हैं μ1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t1 डिवाइडेड बाय x। बिल्कुल सही बात है। सेम v2 का वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो tan x डिवाइडेड बाय t2 भाई साहब। सो अब यहाँ पे लिखेंगे कि इसका जो वैल्यू μ2 का जो वैल्यू है उल्टा कर देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो μ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या डायरेक्टली जो भी बोले t2 tan x। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? थीटा सी का वैल्यू चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे वैसे 90 डिग्री बना दीजिए और ये थीटा हो जाएगा। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं μ2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1 साइन 90। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए स्नेल्स लॉ का ये फॉर्मूला आपको लगाना है। डेंसर मीडियम से जब बाहर निकलेगा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम मल्टीप्लाइड बाय थीटा सी इज इक्वल टू रेयर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1। सो ये इंटू 1 करके आप कहानी समझ लेंगे, तो इसका वैल्यू हो गया 1। सो यहाँ पे μ2 का वैल्यू ये लिख सकते हैं, थीटा सी का वैल्यू μ1 डिवाइडेड बाय μ2। μ1 का वैल्यू क्या आ रहा है भाई? यहाँ पे देखिए t1 डिवाइडेड बाय x, और वहां पे t2 डिवाइडेड बाय tan x। x कट जाएगा, tan ऊपर चला जाएगा बेटा, tan t1 डिवाइडेड बाय t2। तो इसका मतलब साइन इनवर्स tan t1 डिवाइडेड बाय t2। ओहो हो, मजा आ गया, खत्म। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, ये जो सवाल है नीट 2021 में है, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब ये डायरेक्ट सवाल आपको नहीं पूछा, थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछा है। अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे, आपने मेरा क्लास कर लिया तो आपको तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, और बढ़िया तरीके से आप ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सवाल आप दिख रहे हैं ना नीट 2022 में, एग्जैक्टली ऐसा ही टाइप का सवाल इस बार जेई 2026 में सवाल पूछा गया। कहानी समझ में आ रहा है क्या? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीट का भी सवाल जेई में पूछा जा रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आहा, देखिए इधर
टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री, ठीक है जी। स्पीड ऑफ लाइट आपको दिया हुआ है इतना, स्पीड ऑफ लाइट इसका दिया हुआ है उतना, सो आप यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालना है। सो आप यहाँ पे देखेंगे, ऑब्वियस बात है, डेंसर मीडियम आपको दो है, दो मीडियम दिया हुआ है, बाउंड्री आपको लगाया हुआ है, ऐसे सोच लीजिए, एक यहाँ पे इसका स्पीड दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, एक डेंसर मीडियम होगा, दूसरा रेयर मीडियम होगा, बिल्कुल सही, जिसका म्यू ज्यादा है वो डेंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए म्यू का वैल्यू अपन जानते हैं C डिवाइडेड बाई V, सो समझते हैं यहाँ पे C का वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10 रेज पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 रेज पावर 8, दैट मीन्स अब यहाँ पे बोल सकते हैं म्यू का वैल्यू ये हो रहा है, दैट मीन्स अब एक का म्यू का वैल्यू ये होगा, अब ये म्यू1 म्यू2 जो लिखना है लिख लो, म्यू1 लिख देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। म्यू2 का वैल्यू क्या होगा, वही डिवाइडेड बाई 3, मीन्स आप 3 डिवाइडेड बाई 2 आप समझ सकते हैं, 3 इंटू 10 रेज पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 रेज पावर 8 मीन्स वो 10 रेज पावर वाला खत्म, सो यहाँ पे इसका बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब आइए यहाँ पे क्या क्रिटिकल एंगल, डेंसर मीडियम किसका मीडियम ज्यादा है, ये वाला ज्यादा हो गया, सो अपन लिखेंगे म्यू1 थीटा सी, कुछ भी मत सोचो, जो बड़ा वाला म्यू है उसके साथ साइन थीटा सी लिखिए, जो छोटे वाला है उसके साथ साइन का जो भी वैल्यू लिखना होता है वो 1 लिख दीजिए, खत्म कर। सो म्यू2 इंटू साइन 90 है कि नहीं, ये दिमाग में रखना है बेटा, ये आपको नींद में भी याद आना चाहिए, नींद में उड़ा के बोले बेटा बता बता इसका स्नेल्स लॉ क्या है या क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता हो जाना चाहिए, नींद में भी आप बोल देने का है कि नहीं, क्योंकि ये इतना आसान है और इतना बढ़िया तरीके से आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। म्यू थीटा सो इसमें बस 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 इधर चला जाएगा, सो साइन थीटा सी का वैल्यू जो है वो 3 डिवाइडेड बाई 4, हाँ मजा आ गया, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 बाई 4, कौन सा देखिए ऐसे ही हो रहा है, समझे। चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये नीट 2019 में आया हुआ है, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन when the angle of incidence is equal to critical angle of the pair of median contact, then angle of refraction क्या होने वाला है। सो आपको यहाँ पे बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल हो जाए, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, देन रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री, खत्म। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन खत्म होने से पहले इसका आंसर बता सकते हो। ये देखिए मैं आपको बोला था ना जेई 2026 में आया हुआ है, इस बार आया हुआ बेटा। So consider a light traveling in a medium A to medium B separated by a plane interface, ऐसे दिया हुआ है। If light undergoes a total internal reflection, यहाँ पे बोला हुआ है, during its travel from medium 1 and medium A to medium 2, then the speed of light medium A, ये दिया हुआ है आपको, ये दोनों स्पीड दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, देन वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। भाई साहब अभी नीट 2022 में सवाल कराया था ना, एग्जैक्टली वही सवाल है, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, आपने म्यू1 म्यू2 निकालना है, बस क्या निकालना है, म्यू1 म्यू2 C डिवाइडेड बाई V1 एंड C डिवाइडेड बाई V2, इन दोनों का वैल्यू आप निकाल लिए, क्रिटिकल एंगल के साथ लगा दीजिए। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, ये देखिए ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, ये ज्यादा, इसका म्यू ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब बोल सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 0.24, दैट मींस अब यहाँ पे लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई दिस, सो आप यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे, सो 5 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा इसका वैल्यू। ऐसा क्यों लिखा सर आपने अचानक 3 डिवाइड बाई 2.4 कैसे लिखा, अरे भाई C का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8, वेलोसिटी दिया हुआ है आपको कितना 2.4 इंटू 10 रेज़ पावर 8, 10 रेज़ पावर 10 क्या लिखना है, टाइम पास थोड़ी करना है अपन को, हमारे पास ऐसे भी टाइम कम है जी। तो 3 डिवाइडेड बाई इतना यहाँ पे लगाएंगे तो ये कहानी बनेगा, दूसरा यहाँ पे लगाएंगे 30 डिवाइडेड बाई 27, यहाँ पे समझ में आ गया कि करना क्या होता है, पॉइंट होता है ना, इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करेंगे, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है जी। आओ जी, बस इससे आपको समझ में आएगा ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है। सो अपन साइन थीटा सी का वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 9, इसको उधर उधर कर लो, इधर उधर करने का यहाँ पे हो गया 2 और फिर ये उधर चला जाएगा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू कितना होगा 8 डिवाइडेड बाई 9, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं थीटा सी का जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स 8 डिवाइडेड बाई 9। सो यहाँ पे तो 8 डिवाइडेड बाई 9 साइन इनवर्स 8 डिवाइडेड बाई 9, एक भी सवाल एक भी ऑप्शन नहीं है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है, ये 10 में दिया हुआ है भाई, एक भी सवाल नहीं, बच्चा यहाँ पे खटाक करके पकड़ा जाएगा, कैसे बोलेगा ये 8 डिवाइडेड बाई 9, ये आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है, आगे पीछे कुछ भी नहीं, ये करके आ जाएगा, समझ में आ रहा है। दूसरा यहाँ पे देखा साइन कुछ भी नहीं है, पहला मिस्टेक आपने देख लिया, ये वाला ऑप्शन निकल लिया आ गए, दूसरे वाले ऑप्शन में क्या कर लिया, ये वाला दिखा रहा है साइन इनवर्स है, यहाँ पे कोई भी साइन इनवर्स नहीं है तो ये लगा के आ गया, लेकिन दोनों ही आप देखिए यहाँ पे आंसर नहीं है। ये खेल खेलता है एनटीए जेई नीट, कहानी समझ में आ रहा है। तो सर ऑप्शन नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, सर आपने गलत करा दिया सर,
चेक करते हैं ना कैसे गलत हो गया। सो यहाँ पे देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस होता है। तो इसका मतलब आप इससे ट्राइंगल बना लो इसको, ये हो गया आपके लिए परपेंडिकुलर, ये हो गया आपके लिए हाइपोटेनस। सो इस कंडीशन पे बेस आपको नहीं पता तो बेस बना लीजिए, कितना होगा इसका स्क्वायर मींस 81 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर दैट इज 64, डिवाइड कीजिए, माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7, फिर आप ओहो हो सर ये तो रूट 17 आ जा रहा है। अब देखो कहीं पे रूट 17 भी दिख रहा है आपको, है कि नहीं। सो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका जो ऑप्शन हमने वाली पे थीटा सी का जो वैल्यू है उसको हम साइन को बदल के एग्जैक्टली वही एंगल यहाँ पे हम देख रहे होते दैट इज थीटा सी। जब भी आपको ना ऐसे साइन को लेके 10 में कन्वर्ट करना, 10 को लेके साइन में कन्वर्ट करना, सबसे आसान तरीका ट्राइंगल बना लो। क्या बना लो, ट्राइंगल बना लो। इससे बेहतर तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, या इससे बेहतर तरीका शायद आपको नहीं पता। अगर आपको पता है बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पता तो आज पता कर लो, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो गया इतना। सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस लिख सकते हैं tan इनवर्स, परपेंडिकुलर कौन है 8 डिवाइडेड बाय रूट 17। अब हुआ आंसर इसका। सर अगर ऐसा आ जाए तो हम तो डर जाएंगे सर। देखिए पहली बात तो मैं बता रहा हूं जेई ऐसा खेल खेलता है, नीट बहुत कम खेलता है, बट अगर खेल भी लिया 25 के बाद अपन समझ सकते हैं कि खेल सकता है जी। अगर खेल भी लिया है तो कौन सी बड़ी बात है, अभी तो तुमको सिखा दिया है कि नहीं, ऐसे सोचना है। लेकिन ये गलत दोनों नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है जी। हाँ ये दिमाग में रखिए, आप इसको नहीं करेंगे। देख के फटाक से मार के आगे बाहर आते आते -1 साथ में एक और 4 मार्क में टोटल 5 हो जाएगा आपका माइनस। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा बेटा, नीट का ट्रैप होता है ये, एनडीए का ट्रैप होता है। बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन को ऐसे डिजाइन किया जाए सो दैट बच्चे को आगे पीछे का सोचना ही नहीं है, सीधा लगा देने का। सो जनरली ज्यादातर केसेस में बच्चा फटाक से जो करने वाला होता है ना, सो वो ऑप्शन ए ही होता है। तो थोड़ा सा संभाल के, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए 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 चलिए। ये वाला एक सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। ये एक्सपेक्टेड सवाल है जी, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऐसे टाइप का सवाल इस बार पूछ ले। बट देखते हैं, काफी सारा चीजें हैं यहाँ पे। स्मॉल कॉइन is resting on bottom of a beaker filled with liquid. A ray of light from coin travels on up to surface of liquid, इतना moves along its surface, आपको फिगर में दिया हुआ है। How fast the light traveling द लिक्विड। सो अगर लाइट को अपन को चलाना है, लाइट को चलाना है, इस मीडियम में चलना है। सो लाइट अगर इस मीडियम में चल रहा होता है, दैट मींस आप लिख सकते हैं ऐसे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, आपको म्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको, म्यू निकालना है। सो म्यू कैसे निकालेंगे जी, कैसे निकालेंगे जी। सो अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है चीज को। सो ये 90 डिग्री में जा रहा है, इंटरफेस को देख लीजिए ऐसे, ये 90 डिग्री में जा रहा है। सो जब ये 90 डिग्री में जाएगा दैट मींस ये थीटा सी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। सो यहाँ का म्यू जो है वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। सो ये म्यू का वैल्यू यहाँ पे जो भी है वो एयर वगैरह हो रहा है, सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये एयर हो गया, यहाँ पे जो भी है आप ऐसे लिख सकते हैं। सो म्यू इंटू थीटा सी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू 1 बाई म्यू। सो अब यहाँ पे बनेगा कैसे, देखिए थीटा सी का वैल्यू कहां से आएगा। देखिए ये एंगल अगर थीटा सी हो रहा है, ये एंगल अगर थीटा सी हो रहा है, तो ये वाला एंगल जो है वो भी थीटा सी ही होने वाला है कि नहीं। सो ये एंगल थीटा सी है तो ये एंगल भी थीटा सी ही होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इधर से 3 होगा, इधर से 4 होगा। तो एंगल कितना हो रहा है बेटा, एंगल कितना हो रहा है 3 4, ये वाला 5 हो जाए, दैट मींस ये 37 वाला एंगल हो गया। अगर 37 वाला एंगल होगा तो साइन 37 पे यहाँ पे आप देख लीजिए ये 37 एंगल होता है। साइन 37 का वैल्यू कितना होगा 1 बाई म्यू, दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 5। सो म्यू का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जी सर यहाँ पे तो 37 हो गया, तो ये एंगल 37 है, इसका मतलब इसमें म्यू का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 3 है। सो अब आपको स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे। सो स्पीड इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई म्यू। सी का वैल्यू कितना है 3 है, डिवाइडेड बाई 5/3, सो मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 8, बिल्कुल सही बात। 3 ऊपर चला जाएगा, सो ये 9 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते इंटू 10 रेज़ पावर 8, दैट मींस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा जी, कितना होगा कितना होगा कितना होगा कितना होगा 1.8। सो यहाँ पे ऑप्शन बी। देखा 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 कि नहीं देखा, यही देखना था। चलो ये जी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं।
ये एक सवाल है, ये एरिया ऑफ पैच, वही जो भी आपको रेडियस ऑफ ब्राइट पैच आपको बोला गया। सो यहाँ पे डेप्थ आपको दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पे एच का वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं। तो सिंपल सिंपल बातें हैं। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट आपको दिया हुआ है, इसमें इतना दिया हुआ है। यहाँ पे आप वाटर समझ लीजिए और यहाँ पे आपने एयर समझ लीजिए। ठीक है जी, ये होमवर्क कर लेना बेटा, क्योंकि मैंने ये तो करा दिया है, उसको कर लेना। ये भी नीट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के जैसा ही हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट इन लेक, लेक में पानी होता है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे डेप्थ आपको इतना दिया हुआ है। सो फाइंड रेडियस ऑफ ब्राइट पैच, उस रेडियस ऑफ ब्राइट पैच में दिस वन निकालना है। ये वैल्यू आपको 27 दिया हुआ है। यहाँ पे पानी है और बाहर एयर है, तो आप यहाँ से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अभी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर पढ़ने वाले हैं। सो इस ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, बड़ा अंडररेटेड टॉपिक होता है इसका। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर मैं आपको बता दूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल पे मींस 2026 में ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर सवाल आ सकता है। सो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। आप इसको बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, आराम से इसको समझने का कोशिश कीजिए। मैं आपको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे एक ही चीजें आपको पूछता है, तो उस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली यूजेस क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हमने फाइबर वगैरह होता है, इंटरनेट वगैरह होता है, सो इस इंटरनेट में यूज करते हैं। जैसे आपके फलाना कंपनी का कुछ फाइबर होता है, तो उसमें एक वायर वगैरह होता है। सो वहां से एक्चुअली लाइट पास करता है और उसमें इंटरनेट आपके पास पहुंच जाता है। सो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो लाइट पास कराने के लिए होता है, वो अच्छा वाला होना चाहिए। कैसे, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा ऑप्टिकल फाइबर जैसा काम करता है, इंटरनेट आपके पास पहुंचा देता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है जी, आप ऐसे समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में, एक्चुअली एक होता है ये वाला, बीच में एक ऐसे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर। ये होता है कोर, और यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। सो ये वाला हो गया क्लैडिंग, बिल्कुल समझ में आ रहा है। सो ऐसे आप बोल सकते हैं कि एक आपने सिलेंड्रिकल शेप का होगा, भीतर का जो है उसको कोर बोलेंगे और दूसरा बाहर का है उसको हम लोग क्लैडिंग बोलेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, कोर कोर है यहाँ पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है वो म्यू 1 है। ये क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास म्यू 2 हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये जो वैल्यू है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखा दूं। सो यहाँ पे इसको रिफ्रैक्शन होना चाहिए, टीआईआर होना चाहिए, मीन्स ऐसे जाएगा ये। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, इस वाले पॉइंट पे जाके ये थीटा सी पे पहुंचेगा। ये थीटा सी से ज्यादा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है थीटा सी से ज्यादा होगा, तब जाके ये टीआईआर होगा। अगर अब ऐसा हो रहा है तब जाके हमारा ऑप्टिकल फाइबर बढ़िया वाला है, अदरवाइज बढ़िया बिल्कुल नहीं है। सो बढ़िया होने के लिए हमें यहाँ पे टीआईआर होना ही पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका लिमिटिंग कंडीशन, यहाँ पे टी थीटा सी हो गया, इसको हम लोग आर बोलते हैं। सो आर का जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा सी, बिल्कुल सही। ये दो लाइन लिख दीजिए। अब हमारे पास दो जगह है जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है या रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उन दोनों जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, ये वाला वैल्यू। देखिए यहाँ पे इस वाले एक सरफेस है, मीन्स एयर से गया या दूसरा मीडियम आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिसका म्यू 3 है, यहाँ से बाहर से लाइट गया, तो इससे ये इंटरफेस मिल रहा है, मीन्स ये वाला जो सिलेंड्रिकल सरफेस हो रहा है उसमें। तो ऐसे एंगल गया तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ। देखिए यहाँ पे एंगल जो भी है वो आर दिया हुआ है। सो इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे सबसे पहले। सो म्यू 3 साइन थीटा या फिर साइन आई बोल लेंगे, ये आई है। और यहां पे हम लोग बोलेंगे इसको थीटा म्यू 2 साइन आर, बिल्कुल। इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, थीटा सी साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा सी, बिल्कुल सही बात है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस। सो सिंपल म्यू 3 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 कॉस थीटा सी। ये आपका पहला इक्वेशन है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे टीआईआर हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे टीआईआर हो रहा है। सो टीआईआर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, म्यू 2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो टीआईआर हो रहा है उस कंडीशन पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू 3 साइन 90। ठीक है जी, तो ये वैल्यू वाला वैल्यू के लिए 1 हो गया। सो हम यहाँ पे सिंपल सिंपल लिख सकते हैं, ये हमारे लिए एक इक्वेशन बना, थीटा 2 म्यू 2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू 3। हमारे पास दो इक्वेशन है। मुझे चाहिए क्या जानते हैं, आई का वैल्यू। व्हाट इज आई, आई को ऐसा बोला जाता है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल फॉर ऑप्टिकल फाइबर। तो मुझे आई का वैल्यू, आई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मुझे क्या मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, सो दैट मेरे यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बढ़िया तरीके से काम करे, यही मुझे चाहिए होता है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, देन ऐड कर लीजिए। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, म्यू 3 का स्क्वायर साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू म्यू 2 स्क्वायर, ये वाला कॉस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे म्यू 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 बचेगा, है कि नहीं, और ये वाला बचेगा। चलो इक्वेशन 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर रहे हैं।
सो यहाँ पे हो जाएगा म्यू 3 का स्क्वायर साइन स्क्वायर आई प्लस ये बचेगा, इसको म्यू 3 लिख देंगे। एक सेकंड, यहाँ पे म्यू 3 नहीं है, यहाँ पे तो म्यू 2 होगा, है कि नहीं? यहाँ पे मैंने एक सेकंड, अरे पूरा कहानी मैंने उल्टा कर दिया। चलो इस काम करते हैं, इसको हम लोग म्यू 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे म्यू 2 कर लेते हैं। सो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे म्यू 1 कर दिया, यहाँ पे म्यू 2 कर दिया। सो इसके वजह से यहाँ पे म्यू 2 आ रहा है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो म्यू 1 है। ठीक है जी, इस वाले जगह पे म्यू 1 हो जाएगा, है ना? सो यहाँ पे म्यू 1 साइन 90, सो यहाँ पे म्यू 1 हो गया। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो आपने यहाँ पे देखा म्यू 1 यहाँ पे आया, म्यू 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये म्यू 2 दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, सो यहाँ पे म्यू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू म्यू 2 का स्क्वायर माइनस म्यू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू 3 का स्क्वायर। सो आप क्या करेंगे, साइन आई इक्वल टू अंडर रूट म्यू 2 का स्क्वायर माइनस म्यू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू 3 का स्क्वायर। सो ये साइन थीटा आई का वैल्यू इतना हो गया, ये अंडर रूट हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बोला जाता है मैक्सिमम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। सो यहाँ पे साइन इनवर्स करके आप लिख सकते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, दिमाग में रखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा। म्यू 2 का वैल्यू जो है वो कौन सा है, ये कोर का है, और म्यू 1 कौन है, क्लैडिंग का है। सो कोर का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस। अब ये दिमाग में रखिए एक चीज, यहाँ पे टीआईआर हो रहा है, इसका मतलब कोर का जो म्यू होगा ऑब्वियसली वो क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो हमने क्या देखा, यहाँ से गए, ये पहले बार स्नेल्स लॉ लगा और यहाँ पे आपने टीआईआर हो गया, जिसके वजह से हम क्रिटिकल कंडीशन पे ये लगाए हैं। सो यहाँ पे दिमाग में रखिए ये म्यू 1 का है, सो ये रेयर मीडियम का म्यू 1 हो गया, ये दिमाग में हमने लगाया, थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो गया था जिसके हमने समझ में आ गया। ठीक है जी, बढ़ते आगे इसमें सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। ये जो सवाल है ये जेईई 2025 में आया हुआ था, इस सवाल को हम करेंगे थोड़ी देर पहले, इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए, सो फिगर जो है वो आपको दिया हुआ है, फिगर शोज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इतना दिया हुआ है, द आउटर कवरिंग ए पाइप मेड ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इतना दिया हुआ है। दैट मींस आप यहाँ पे बोल सकते हैं कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है √2, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको दिया हुआ है √3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब होल रूट, राइट? व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे विद द एक्सिस ऑफ पाइप फॉर व्हिच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप टेक्स प्लेस? मींस ये सीन आपको होने वाला है। ठीक है जी, ये आपको डायग्राम वगैरह दिया हुआ है। सो आई का वैल्यू निकालना है। सो अभी अभी हमने देखा हुआ है साइन आई इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू 2 ऐसे देखा था, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए कोर का स्क्वायर माइनस क्लैडिंग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बाहर का, इसमें सराउंडिंग ऐसे बोल सकते हैं ना, सराउंडिंग का स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे आई लिखेंगे, ये देखिए ये सराउंडिंग में एयर होता है। सो इस कंडीशन पे क्या हो गया, इसका √2 का स्क्वायर होगा माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे 1 हो जाएगा। सो अंडर रूट 2 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 1 दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई √2 है। सो साइन कितने का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √2 है। तो सिंपल सिंपल बातें हैं 45 डिग्री। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कहानी समझ में आ रहा है? सो आपने क्या देखा, ये फॉर्मूला दिमाग में रख रहा है, साइन आई इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू कोर का स्क्वायर माइनस म्यू क्लैडिंग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू सराउंडिंग, जो आप यहाँ पे देख रहे थे इसका, है कि नहीं? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखिए इस वाले सवाल को। सो ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रॉड हैज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना दिया हुआ है, सराउंडिंग बाई एयर, यहाँ पे एयर वगैरह है, यहाँ पे भी एयर है, आपको ये बोला हुआ है। सो इस कंडीशन पे देखिए यहाँ पे इंसिडेंट मिड पॉइंट एट द एंड ऑफ द रोड एज शोन इन फिगर, यहाँ पे मिड पॉइंट पे हमने इंसिडेंट करवा दिया। सो इंसिडेंट एंगल एट व्हिच रे ग्रेज अलोंग द वॉल ऑफ रॉड, मींस यहाँ से ये ग्रेज करते हुए जाएगा। जो अभी प्रीवियस सवाल जो पढ़े हैं वही है एक्चुअली लगभग, लेकिन यहाँ पे उसमें क्लेडिंग का था कुछ और यहाँ पे एयर है। तो अपन सिंपल बात है टाइम थीटा यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या वैल्यू, यहाँ पे भी एयर है ना। सो अगर कुछ भी नहीं है तो एयर ही तो है। सो यहाँ पे आप देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ इतना, सो 2 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको 4 डिवाइडेड बाई 3
-1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई √3। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं थीटा का जो वैल्यू है साइन इनवर्स 1/√3, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √3। सो ये वैल्यू आपको आ गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वैल्यू कौन सा है, साइन इनवर्स, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये जो सवाल है वो एक्सपेक्टेड सवाल है, एक्सपेक्टेड नीट 2026 ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर सवाल आएगा मेरे को लग रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हमने एक और सवाल देखा यहाँ पे जो जेई में आया हुआ था जी। ये अभी जो सवाल करें वही जेई में आया हुआ सवाल है, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको एयर वगैरह दिया हुआ है, तो सेम सवाल आप देख लीजिए। ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको इतना दिया हुआ है, सराउंडेड बाय अनदर मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, मतलब यार ही है। सो ये लाइट ऑफ इंसिडेंट द फ्लैट सरफेस द ब्लॉक इंसिडेंट, ये आपको सब कुछ दिया हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फॉर दिस, यहाँ पे आपको इंटरनेट रिफ्लेक्शन होने वाला है। सो यहाँ पे आपको समझ लेना एग्जैक्टली वही है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का है, सो इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 5 डिवाइडेड बाई 4 बेटा, है कि नहीं। सो 5 डिवाइडेड बाई 4 -1, यहाँ पे एयर है तो हम इस हिसाब से हम इससे देख सकते हैं। सो 25 - 16, 25 - 16 डिवाइड बाई 16, कहानी समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 4 इसके कोर का है और फिर बाहर में एयर होंगे, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं √9 डिवाइडेड बाई 16, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 4। सो सिंपल बातें हैं, थीटा का जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 4। सो ये हो गया आपके ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो ये था ऑल अबाउट ऑप्टिकल फाइबर एंड टीआईआर। सो बढ़िया मजा आया होगा, तो अगर मजा आया हुआ है तो आप इसको लाइक तो कर दीजिए, और आगे का जो लेक्चर्स आपको देखना होगा तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन एक बार एक सेकंड रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। सो इस चीज को हम देखेंगे, ये देख लिया, हाँ। फॉर नोट्स, क्लास नोट्स, डीपीपी, फॉर्मूला शीट्स एंड अपडेट, कुछ भी अपडेट अगर चाहिए, कुछ भी अपडेट आपको मिलने वाला है तो वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे आईडी क्या है, तपदर्श फिजिक्स, तपदर्श ऐसे लिखे फिर फिजिक्स लिखे, तो ये तपदर्श फिजिक्स बटन 2 लिखेंगे, या फिर आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। डू सब्सक्राइब टू गेट ड्रीम मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया तरीके से हम फिजिक्स को रेस्क्यू करने वाले हैं, और ऐसे चीजें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे चीजें कि बहुत सारे अच्छा फीडबैक आ रहा होता है मेरे, चाहे ऑफलाइन बच्चे हो या फिर ऑनलाइन में कुछ बच्चे जो भी है देख रहे हो, जो भी देख रहा होता है, ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, पर जितने लोग देख रहे होते हैं उनको फायदा हो रहा है, पर्सनली मेरे को बता रहे हैं। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, चलते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, बाय बाय एंड टेक केयर।